The preliminary results are conclusive. We have a ridge pattern. वर्ल्ड वाइड फिंगरप्रिंट्स को ही यहाँ सबसे बेस्ट टेक्निक माना गया वहाँ पे वीजा के लिए। और फिंगरप्रिंट्स अब तो आइरिस भी लिया जाता है। ये बड़ा फैंसी सा ग्लव्स पहन के जाता है। यहाँ क्रिमिनल एक का मुझे दिल्ली का इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें एटीएम कार्ड चोर आते थे, चोरी करते थे और पेंट करके जाते थे पूरे एटीएम को कि फिंगरप्रिंट कहीं ना हो, और आपकी टीम ने उसको भी फिंगरप्रिंट के बेसिस पे ही डिटेक्ट किया था। बिल्कुल ऐसा केस है। क्या कैसे किया था और ये कितना इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग? बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि कोई क्लू छोड़ ही जाता है और ये एक्सपर्ट का फिंगरप्रिंट तो वैसे भी का विजिटिंग कार्ड कहते हैं इसको, क्रिमिनल का सीन ऑफ क्राइम पे। और आप जानते ही हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और पुलिस और फॉरेंसिक ये दोनों मिलके केस को डिटेक्ट कर ही लेते हैं। तो किस बेसिस पे कोर्ट मानती है कि किसी आदमी का, किसी पर्टिकुलर आदमी का ही चांस प्रिंट है? ऐसा है जो सीन ऑफ क्राइम से चांस प्रिंट उठाया, उसका एनालिसिस किया, रिपोर्ट तैयार किया, सारा चीज करके आईओ को उसको हैंड ओवर करते हैं। आईओ उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं। अभी कोई सीन ऑफ क्राइम हो तो उसको डिस्टर्ब ना करें। पुलिस अफसर आके ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या क्लू ढूंढने हैं, क्या प्रिकॉशन फर्दर लेने हैं, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना है या ब्लड के सैंपल उठाने हैं या मुलजिम का कोई कपड़ा या कोई इस तरह का चीज छूट गया है जिससे डॉग स्क्वाड को इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिजर्व करें मौके को, मौके पे बिल्कुल ना जाए। साथियों नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं संजय कुमार झा, पूर्व फिंगरप्रिंट ब्यूरो डायरेक्टर दिल्ली पुलिस। इनसे हम आज जानेंगे क्राइम की दुनिया के पर्दे के पीछे की स्टोरी, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाती है केस, इनिशियल स्टेज में पुलिस क्या सावधानी बरतती है सीन ऑफ क्राइम पे, सीन ऑफ क्राइम कैसे मदद करता है क्राइम को सॉल्व करने में, और क्या कोई ऐसा साइंस है आज की दुनिया में जिसमें बगैर चेहरा देखे हुए किसी को सिर्फ उंगलियों के निशान से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो संजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? फिंगरप्रिंट का सबसे एक जेनेटिक प्रोसेस है। जब 8 to 10 वीक्स गेस्टेशन पीरियड होता है कंसीव का, तो स्टार्ट हो जाता है ये बनना। और 25 वीक्स तक ये फुल फॉर्म हो जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो ओम का होता है, फ्लूइड्स होते हैं, प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसके बाद उसमें कैसे डाइट सी, ये टेम्परेचर, ये सब सारे इस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है उसका। पोलर पैड्स, हाँ, पोलर पैड्स होते हैं, उसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये फिंगरप्रिंट्स जनरेट होता है। और 6 मंथ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है बच्चे में ये। तो एक तरह से कहें कि एक रैंडमली डेवलप होता है। रैंडमली डेवलप होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें जो फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के मेन कॉज होता है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप होता है उस पर। तो फिंगरप्रिंट को अगर हम वैसे देखें, स्किन के अलग अलग लेयर्स हैं, डर्मिस हो गया, सबसे ऊपर एपिडर्मिस हो गया, तो किस पोर्शन तक फिंगरप्रिंट होते हैं? फिंगरप्रिंट देखिए डेवलप होता है डर्मिस पोर्शन से होता है। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, वो फ्रिक्शन स्किन जो होता है, नीचे पेपलरी रिजेज वगैरह होते हैं, बहुत सारे उसमें सिस्टम है। डर्मिस में ग्रो होता है, ग्रो करके एपिडर्मिस तक ये आता है। एपिडर्मिस में दिखाई देता है फिंगरप्रिंट्स। कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने जीवन काल में फिंगरप्रिंट को चेंज कर सकें? नहीं, फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होता। एक बार ये जनरेट हो गया तो ये परमानेंट रहेगा टिल डेथ, टिल डिकम्पोजिशन। जब बॉडी जब तक डिकम्पोज नहीं हो जाता है तब तक ये चेंज नहीं। इवन अगर कट हो गया, बर्न हो गया, कुछ एक्सीडेंट से हो गया, लेकिन जब हील अप होगा तो एज इट इज ये ग्रो करेगा, एज इट इज सेम। थोड़ा बहुत उसमें कट मार्क आ सकता है, बर्न के हल्का निशान, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। तो एक तरह से कहे कि ये यूनिक बर्थ आईडी है। बर्थ आईडी यूनिक है, यूनिक थ्रू आउट वर्ल्ड, कहीं भी। तो ये हमारे समाज में कब इसका उद्भव हुआ, कैसे लोगों को पता लगा कि ये फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं? ऐसा है, इस पे बहुत सारे एंशिएंट टाइम में, जैसे पहले चाइना में इसका पोट्री पर इसका इम्प्रेशन होता था, लेकिन ये सब एक
प्रॉपर जो सिस्टम स्टार्ट हुआ 18 दशक में 1850 से आगे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, ब्रिटिशर्स हुए जिस पे उन्होंने काम किया। और बाद में क्या कि ब्रिटिशर थे वहां वेस्ट बंगाल में थे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट देते थे तो पाम इम्प्रेशन लेते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे। हाँ डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने देखा कि ये यूनिक चीज है, ये चेंज नहीं होता है। फिर और साइंटिस्ट थे, विलियम हर्सल थे, फ्रांसिस गाल्टन थे, इस पे रिसर्च किया बहुत उन्होंने। फ्रांसिस गाल्टन ने तो बुक्स भी लिखी है। बुक्स भी लिखी है। तो ये प्रूव हो गया कि ये फिंगरप्रिंट्स जो है ये यूनिक और परमानेंट होता है। उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी कि ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज से, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन या और भी जो पर्पज है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी बायोमेट्रिक्स टूल्स है। तो हेनरी ने क्लासिफिकेशन की थी इसकी सबसे इंडेक्सिंग, पहले, क्योंकि indexing। क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से Structure। इसको यूज किया हाँ जाता ये है। इंडेक्सिंग, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, किसी को सर्च करना हो, चांस प्रिंट पता नहीं कौन से पैटर्न से मिलेगा, तो उसकी हेनरी ने चांस प्रिंट किसको बोलते हैं? चांस प्रिंट जो सीन ऑफ क्राइम से जो प्रिंट उठाए जाते हैं उसको चांस प्रिंट बोलते थोड़ा हैं। मैं दर्शकों के लिए बीच बीच में इनको इंटरप्ट करके जो स्पेसिफिक सवाल या कोई टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो उसके लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, माफ कीजिएगा। हाँ जी। तो चांस प्रिंट को पिकअप किया, उसके बाद चांस प्रिंट जैसे लिफ्ट किया सीन ऑफ क्राइम से, हमारे एक्सपर्ट होते हैं, लिफ्ट करने के बाद चांस प्रिंट को उसकी फोटोग्राफी होती है, मार्किंग होती है, उसका नोमेनक्लेचर होता है, सब कुछ होता है उसका। फिर उसकी लिफ्ट करके ब्यूरो, मेन ब्यूरो जो होता है वहां फर्दर एनालिसिस के लिए आईओ के थ्रू वो पूरा प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजा जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनका रोल कहाँ से शुरू होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में? उनका रोल देखिए, जैसे कोई क्राइम की रिपोर्टिंग होती है कहीं भी सीन ऑफ क्राइम की, आईओ जो इन्फॉर्म करता है ब्यूरो में या जो भी डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल है वहां पे, वहां से एक्सपर्ट आता है। सीन ऑफ एक्सपर्ट जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस में हर डिस्ट्रिक्टों में एक क्राइम टीम होती है, उसमें एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, वो मौके पे विजिट करते हैं। उसमें एक टीम होता है पूरा, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, सीडीटीएस ट्रेंड एक्सपर्ट होता है उसमें, उसके बाद फोटोग्राफर होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं बहुत। उसमें मेन रोल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का होता है सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन करने का। सीडीटीएस ट्रेंड का दूसरा रोल हो जाता है कोई फिजिकल क्लू वगैरह कोई लिफ्ट करने का। तो फिंगरप्रिंट्स जैसे वो एग्जामिन करता है तो एक तरीका है फिंगरप्रिंट्स एग्जामिन करने का, कि जैसे हम कोई सीन ऑफ क्राइम है, सीन ऑफ क्राइम पे हम लेफ्ट टू राइट करें, क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक एक चीज को एग्जामिन करना पड़ता है, कौन सा आर्टिकल मिले जहां मुझे क्लियर फिंगरप्रिंट्स मिले। तो सबसे पहले तो मौके का रैंडम तरीके से नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो बुक्स में हमें पढ़ाई जाती है या जो हमारा तजुर्बा कहता है, जिससे कोई पॉइंट छूटे नहीं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे, सर्च करेंगे आर्टिकल्स को, अपना जो प्रिकॉशन है। क्योंकि देखिए सर्च करने से पहले एक्सपर्ट के एक कुछ प्रिकॉशन, जैसे ग्लव्स पहन ले, कि अपना खुद ग्लव्स पहन ले, क्योंकि अपना ही फिंगरप्रिंट उसकी सीआरटी पर ना आ जाए, या कोई अगर क्रिमिनल का प्रिंट हो तो उससे वो डैमेज ना हो जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पे आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि अगर कोई सीन ऑफ क्राइम है, कोई मान लीजिए चोरी हो गई किसी के घर में से, अलमारी में से, या कोई इंसिडेंट, चाकू चल गया, या कोई मर्डर हो गया, या कोई डेड बॉडी है, तो उस साइट ऑफ क्राइम को पे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जब इंसिडेंट हुआ है तो आप उस सीन ऑफ क्राइम पे एक्सेस ना करें, उसको एक तरफ से मतलब प्रिकॉशनरी तौर पे उसके कोई चीज सर्च करना या कोई चीज ढूंढना ये ना करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। आईओ आएगा, जो भी पुलिस अफसर आएगा, उसको कॉर्डन करके जब तक हमारी टीम आती है तब तक वेट करें। क्या होता है, अगर एक्सेस शुरू हो जाता है पब्लिक का या घर वाले सर्च करने लगते हैं तो जो इंपॉर्टेंट क्लू होता है, डाटा होता है, वो डैमेज हो जाता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स है वो मिट सकता है। अगर आप बार बार कोई अलमीरा से कोई चीज गायब है, आप उसको सर्च करना शुरू किए, जहां इंपॉर्टेंट क्लू है आप उसको सर्च करना शुरू करेंगे, जो क्रिमिनल का क्लू है, जो क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप जब हो तो थोड़ा देखो, परिस्थिति तो बहुत विकट होती है, जिसके घर में होता है उस दिक्कत है, लेकिन उसकी प्रिकॉशनरी अगर आप क्रिमिनल को इमीडिएट आइडेंटिफाई करनी है तो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दें, उसमें एक्सेस ना करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कहने का लबोलु अब ये है कि जहां भी कोई सीन ऑफ क्राइम हो तो उसको डिस्टर्ब ना करें। पुलिस अफसर आके ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या क्लू ढूंढने हैं, क्या प्रिकॉशन फर्दर लेने हैं, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना है या ब्लड के सैंपल उठाने हैं या मुलजिम का कोई कपड़ा या कोई इस तरह का चीज छूट गया है जिससे डॉग स्क्वाड को इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिजर्व करें मौके को, मौके पे बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल प्रिजर्व होना और चाहिए। पुलिस अफसर भी कई बार गलतफहमी में कुछ कर बैठते हैं। हाँ, क्या पुलिस अफसरों को भी आप बिल्कुल कुछ उनको बोलना भी चाहेंगे? उनको भी प्रिकॉशन रखना चाहिए। किस तरह जब जैसे एक्सपर्ट आ गया तो आप सिर्फ एक बता दें कि यहाँ इंसिडेंट हुआ है, बाकी आर्टिकल को कोई ना टच करें, कोई चीज ना छुएं। वो अगर कोई चीज छूना है या दिख बताना है तो वो भी ग्लव्स पहन लें। एक्सेस नहीं करें। एक्सेस सिर्फ एक्सपर्ट का होना चाहिए कि एक्सपर्ट अपने हिसाब से उसको चेक करेगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। वो एक्सपर्ट को पता है कहाँ क्लू मिलेगा, कैसा प्रिंट होगा, क्या होगा, सारा चीज। तो पुलिस अफसर भी इस चीज का प्रिकॉशन रखें कि पूरा एक्सेस उसमें सीन ऑफ क्राइम में जब तक एक्सपर्ट काम कर रहा है अपनी एक्सेस, अपनी मौजूदगी सीन ऑफ क्राइम पे अंदर रेस्ट्रिक्टेड रखें। ये बहुत जरूरी है। तो फिंगरप्रिंट मौके से कैसे लिफ्ट किया जाता है? फिंगरप्रिंट सबसे है कि बहुत सारे मेथड हैं इसमें। कुछ होता है डायरेक्ट फोटोग्राफी करके फिंगरप्रिंट, अलग अलग सरफेस पे फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट का तरीका है कि अलग अलग सरफेस पे अलग अलग तरीके से फिंगरप्रिंट डेवलप किया जाता है। जैसे कोई ग्लास है, वॉल है, इसमें वॉल पे जैसे कोई स्मूथ सरफेस पे पाउडर्ड मेथड है। बहुत सारे एक हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स है, उससे भी होता है। मेनली कॉमन प्रोसेस जो है वो पाउडर मेथड है। अलग अलग पाउडर, वो जैसा सरफेस होगा उसके कंट्रास्ट में पाउडर एक्सपर्ट यूज करता है। पाउडर स्प्रेड करते हैं उसको ब्रश, क्विल फीदर, हाँ, फीदर ब्रश से यूज करते हैं। वो देखते हैं कहाँ प्रिंट, क्योंकि प्रिंट जहां होगा पाउडर लगने से केमिकल रिएक्शन होगा, पाउडर लगने से इमीडिएट प्रिंट दिखना शुरू हो जाएगा। दिखने से ही नहीं होता, उसको प्रिंट को पूरा क्लियर करना पड़ता है ताकि उसमें जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए उस प्रिंट में मौजूद हो। पर हमें मौके पे कई बार स्मग्ड मिलता है, रफ बोले हाँ, मिलता है। क्या उसको डेवलप किया जा सकता है? हाँ, डेवलप करते हैं। उसका तरीका, बहुत सारे तरीके हैं उस पे कि आप एक तो ब्रश मेथड जो हमारा फीदर ब्रश है उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं, या बहुत सारे हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स है, हमारे टूल्स होते हैं, उससे भी कर सकते हैं हम। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट सही है। इसको डेवलप करते हैं। डेवलप कर लिया। डेवलप करने के बाद उसका प्रोसेस है कि कैसे आप उसको प्रिजर्व करोगे। डेवलपमेंट है, प्रिजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। किसी कोई क्लू का, फोरेंसिक क्लू का प्रिजर्व करना जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। कल को कोर्ट में हाँ, प्रोसेस है उसका, फर्दर आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद कोर्ट में प्रोसीड करेगा। तो प्रिजर्वेशन का सबसे है तरीका कि उसको एक्सपर्ट जो है उसकी नोमेनक्लेचर देता है, अपने सिग्नेचर देता है, ऑथेंटिसिटी की हमने ये डेवलप किया, इस डेट को किया है, उसकी सर्कलिंग करता है, फिर उसके बाद फोटोग्राफी करता है उसका। मतलब जो साइट पे, मौके पे, मान लीजिए दीवार पे या दरवाजे पे है, उसको एनसर्कल करेगा, मार्क करेगा क्यू, जैसे नॉर्मली वो लोग Q1 या Q2 लिखते हैं, वो फिगर 1 2 3 लिखेंगे, उसका डेट लिखेगा, साइन करेगा और अपने साइन सिग्नेचर करेगा और तब फोटो खींचेगा। इस तरह से प्रिजर्व, हाँ, फोटोग्राफर फोटो खींचेगा, प्रिजर्व करेगा। सब ये सारा चीज जब हो जाएगा तो उसके बाद जो एक्सपर्ट है उसको बहुत सारे टेप होते हैं, लिफ्टिंग टेप, जिससे फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किया जाता है। वो प्रिजर्व करके उसको लिफ्ट कर लेते हैं। लिफ्ट करके जो हमारा लिफ्टिंग टेप होता है उसको अलग अलग पेपर्स पे, कंट्रास्ट पेपर पे उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट एक मिनट देखिए, जब हमने एक बार फिंगरप्रिंट लिफ्ट कर लिया तो ओरिजिनल सोर्स जो है उस पर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ओरिजिनल तो उस पे लिफ्टिंग टेप पे आ जाएगा, लिफ्टिंग टेप आ जाएगा। जिस जगह से उठा लिया उसके बाद उसको डिस्टर्ब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज है, एक और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये तो आपके प्रिंट बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं लेटेंट का मीन्स होता है जो आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, लाइट सोर्स जो आपने बताया उससे दिखाई देगा। एक होता है प्लास्टिक जो आप डायरेक्ट देखो। एक होता है ब्लड प्रिंट,
जैसे क्ले वगैरह पे है, वो प्लास्टिक प्रिंट है, आप डायरेक्ट देखोगे। जैसे ब्लड है, हाँ, ब्लड वो विजिबल होता है, दो तरह का होता है, एक विजिबल एक इनविजिबल होता है। जैसे स्याही पे हम लगा लेते हैं हाँ, तो ब्लड जैसे दीवार पे ब्लड है तो उस ब्लड दिखेगा आपको, तो उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, उसे डेवलप नहीं करते एक्सपर्ट, उसका डायरेक्ट फोटोग्राफी होता है। नोमेनक्लेचर, मार्किंग, सिग्नेचर फोटोग्राफ। और डायरेक्ट फोटोग्राफी, वो लिफ्टिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हमने एक स्टेप अहेड चलते हैं। हमने डिटेक्ट कर लिया मौके पर, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया, डेवलप कर लिया, फोटोग्राफी कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जो एक्सपर्ट है वो सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट तैयार करता है, सीन ऑफ क्राइम एग्जामिनेशन का। उसमें जैसे जैसे जब आया, जिस एफआईआर के अंदर उसको बुलाया, जिसने कॉल किया, कैसे आया, किस टाइम आया, कितनी देर एग्जामिनेशन करी, क्या क्या चांस प्रिंट, किस आर्टिकल से उठाया, क्या पाउडर यूज किया उसने, कोई ऐसा सिस्टम वो है, आर्टिकल्स है जो सीन ऑफ क्राइम पे नहीं हो सकता एग्जामिनेशन, वो आईओ को डायरेक्शन दे दिया जाता है कि इसको मौके पे ही प्रिजर्व करें, सील करें, और ब्यूरो में फर्दर एनालिसिस के लिए अगर फिंगरप्रिंट उस आर्टिकल को उठाकर भेजा, वो सारा रिपोर्ट में, एग्जामिनेशन में रिपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है। और बनाने के बाद एक कॉपी जो है आईओ को दिया जाता है, और एक कॉपी टीम इंचार्ज जो होता है, टीम इंचार्ज या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए नोट शीट के साथ, या जो हमारा सीडी होता है जिसमें फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफ सारे सीडी में, सारा सीडी वगैरह सारा पर अब तो सीडी चलता नहीं है आज भी, क्या पुलिस सीडी इस्तेमाल कर रही है? हाँ, डिजिटल लेते हैं, क्योंकि सीडी ऐसा है कि उसमें थोड़ा, पर सीडी तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया, तो किसी भी लैपटॉप में चल नहीं सकता। सीडी नहीं तो हम उसका ना वो उसमें पेन ड्राइव में उसको ले लेते हैं। सीडी इसलिए कि उसमें फैब्रिकेशन या उसमें कोई मैनिपुलेशन के चांस नहीं है, बर्न हो जाती है सीडी, उसमें आप उसमें टेम्परिंग के चांस खत्म हो जाते हैं, इसलिए सीडी में लेते हैं। वो डेवलप हो जाता है प्रिंट, हमारे सीडी का काम डेवलप करना है, उसमें डेवलप हो जाता है प्रिंट, फिजिकल फॉर्म में उसको प्रिंट को डेवलप करा लेते हैं हम सीडी से। ठीक है, अपने और उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ब्यूरो आता है, वो पूरी फाइल रेडी होगी। अब सारा इन हाउस जॉब बैक ऑफिस में होगा, फिंगरप्रिंट ब्यूरो में फाइल आया, प्रॉपर फाइल, उसका सारा चीज प्रॉपर फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन करके, जो वहां एक्सपर्ट हैं, जो सीनियर रिकॉर्ड कीपर है, वो सारा चीज देखते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज हमें चाहिए और क्या क्या चीज वहां टीम से आया है। आने के बाद वो केस सारा एग्जामिन करके वो केस डायरेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो को पुट अप होता है कि मार्किंग के लिए एक एक्सपर्ट को मार्किंग होता है। एक्सपर्ट फिर फर्दर उसको एग्जामिनेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को असाइन कर दिया जाता है कि नाउ यू एनालाइज इट। उसमें क्या होता है कि फिंगरप्रिंट जब सीन ऑफ क्राइम पे डेवलप होता है तो ये एक्सपर्ट को पता नहीं है कि ये घर के मेंबर्स के हैं या किसी क्रिमिनल्स के हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो इसको घर के मेंबर्स के हैं तो उसको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कैसे होगा? तो आईओ को इंस्ट्रक्शन होता है कि घर के मेंबर्स का प्रिंट ले लीजिए, अगर उनसे आइडेंटिकल है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। पर कई बार जो इनमेट्स होते हैं वो बड़े ससेप्टिबल होते हैं, फिंगरप्रिंट अपना देना नहीं चाहते, तो उस परिस्थिति में तो इनमेट से एलिमिनेशन तो हो नहीं पाता है। केस सॉल्व करना हमें तो मेन मोटिव होता है, जल्दी से केस सॉल्व करें ताकि विक्टिम्स को इसका मतलब न्याय मिले, इमीडिएट हो। तो आईओ कभी सस्पेक्ट्स के भी प्रिंट ले आता है तो हम उससे उसको कंपैरिजन करते हैं, जो प्रिंट हमने मिला है उससे कंपैरिजन, अगर उससे आइडेंटिकल हो गया तो वेल एंड गुड। तो इनिशियल स्टेज में फिंगरप्रिंट को टैली करते हैं हम इनमेट से सस्पेक्ट से अगर कोई है तो, हाँ, और अगर इस तरह के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है तो फिर हम डाटाबेस सर्च पे डाटाबेस सर्च से। और ये कंपैरिजन से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि चांस प्रिंट जब लेफ्ट होता है तो एक्सपर्ट मैक्सिमम चांस प्रिंट उठाने की कोशिश करता है, उसमें कोई एक आध दो प्रिंट ऐसा भी हो सकता है जो अनफिट हो। अनफिट इन द सेंस क्यों हमारा फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसमें पॉइंट्स होते हैं और 8 पॉइंट्स का लिमिट है। 8 पॉइंट्स हो तो हम उस प्रिंट्स को फिट प्रिंट्स डिक्लेयर करते हैं, कम है उससे तो उसको हम अनफिट कहते हैं कि ये कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि हमें आप ये कहना चाहते हैं कि जब फिंगरप्रिंट मौके से उठाया जाता है तो कुछ पार्शियल फिंगरप्रिंट होते हैं, कुछ कंप्लीट फिंगरप्रिंट होते हैं, हम सिर्फ उसी को काउंट करते हैं जिसमें कम मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 8 पॉइंट्स के क्राइटेरिया हो, कैरेक्टरिस्टिक
उसमें मौजूद है, उसको हम कंप्लीट मानेंगे और कंपेयर करने के काबिल मानेंगे। काबिल होता है। जो ये प्रिंट फिट प्रिंट मिलता है उसको जब ये सारे प्रोसीजर मैनुअल से, मतलब जैसे इनमेट से या फिर सस्पेक्ट से होने के बाद अगर ये किसी से नहीं मिलता है तो हमारा नेशनल एक एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, उस डेटाबेस में एक्सपर्ट उसको, तो इस डेटाबेस में तकरीबन कितने रिकॉर्ड होंगे? मोर देन 1,25,00,000 है ऑल ओवर इंडिया का। ये इंडियन प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 के बाद से सारे इकट्ठे हो रहे हैं। सभी इकट्ठे हो रहे हैं। पहले 2022 से पहले हर स्टेट का अपना अपना डेटाबेस होता था, अलग स्टेट वाइज होता था। तो उसमें परेशानी हमारी ये होती थी, सपोज अगर दिल्ली का क्रिमिनल नहीं है, बाहर का है, तो हम उस चांस प्रिंट को लेकर अदर स्टेट में जाते थे सर्च करने के लिए। भारत सरकार की पहल से 2022 में एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जहां एनसीआरबी, जहां सारे स्टेट डाटाबेस, वहां डिपोजिटरी वो सिस्टम बनाया हुआ, सारा डाटा होता है। बात आप सही कह रहे हैं। पहले कई बार ये परेशानी होती थी। इनिशियली मुझे याद है प्रिंट हम फिजिकल फॉर्म में लेते थे, कैलकाटा में होता था, कैलकाटा में प्रोसेस होता था एंड इट यूज्ड टू टेक मंथ्स। एक बार यहाँ से भेजते थे और वो भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं होता था। कई बार राजस्थान या बॉम्बे अलग अलग भेजने पड़ते थे फिंगरप्रिंट। और भी स्टेट को, हमारे यहाँ साउथ के या अदर नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट आते थे हमारे ब्यूरो में सर्च करने के लिए, तो बहुत परेशानी होती थी, बहुत टाइम टेकिंग होता था ये। अब तो टेक्नोलॉजी 2022 में जब से एक नया एक्ट आया, सीआरपीआई एक्ट आया, तो उसके साथ नेफिस एक एप्लीकेशन आया जिसमें सारे स्टेट का डाटाबेस एक सेंट्रलाइज है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी चांस प्रिंट सर्च किया जा सकता है, कहीं भी ट्रेसिंग सिस्टम यूज की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रिजनर के लिए तो, या एक्यूज्ड जो अरेस्ट होता है उसके लिए तो फिंगरप्रिंट का कानून पहले से था। क्या अगर कोई आम आदमी जिसको हम सस्पेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं या इनमेट रखते हैं, अगर उसका फिंगरप्रिंट पुलिस को लेना हो और वो इनकार करे कि मैं नहीं देना चाहता हूं, तो क्या कानूनी रूप से उसे बाध्य किया जा सकता है? कानूनी से बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें लॉ में प्रोविजन सीआरपीआई एक्ट में कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन पर्पस से चाहिए तो आप उसके फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। ये अब बिल्कुल कानून है। इवन आपको डिटेंशन में भी आप इसको, कानून सीआरपीआई एक्ट जब से 2022 लागू हुआ है तब से आप इवन डिटेक्शन में भी आप उनके फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से। अदरवाइज दिल्ली में जैसे 65 डीपी एक्ट में हम बाउंड डाउन करते हैं या किसी को रखते हैं, तो उनका एक सिस्टम है पुराना, उस पे चेक करते थे, क्रिस सिस्टम पे। तो क्रिस में तो सारे रिकॉर्ड हो ही जाता है। हाँ, क्रिस में रिकॉर्ड तो हो ही जाता है वो, लेकिन क्रिस जो है स्टेट लेवल का है और उस पे तो सारे लॉग, उस पे सारे लॉग इकट्ठे हो जाते हैं। और शायद इसके फेलियर का कारण ही यही था कि जिसको भी आप चेक करते हैं उसका एक रिकॉर्ड लॉग हो जाता है उसका। अभी दिल्ली पुलिस में या फॉर दैट मैटर कितने तरह के फिंगरप्रिंट के सिस्टम चल रहे हैं? एक तो नफीस हो गया, एक नफीस हो गया, क्रिस हो गया और एक नया सीआरपीआई सिस्टम लागू हुआ, क्योंकि पहले नेफिस में फिंगर और पाम प्रिंट का प्रोविजन था। अब ये जो सीआरपीआई सिस्टम 2024 में 2024-25 में इसमें इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें आइरिस स्कैनिंग का भी प्रोविजन है, फोटोग्राफ्स का प्रोविजन है और डीएनए सैंपलिंग का भी प्रोविजन है उसमें। तो ये चार प्रैक्टिकली हो तो नहीं रहा है। हाँ, किया जा रहा है। बहुत जगह डीएनए सैंपल भी लिया, आइरिस तो लिया ही जा रहा है। आइरिस, फोटोग्राफ सारे कैप्चर, हमारे डिस्ट्रिक्ट मोबाइल जो डिस्ट्रिक्ट डोजियर सेल है उसमें आइरिस और ये फोटोग्राफ्स, क्योंकि फोटोग्राफ्स का आगे भी फोटोग्राफ्स तो लिए जा रहे हैं। हाँ, वो तो जब हम डोजियर बनाते हैं, डोजियर फोटोग्राफ्स का दूसरा तो भी क्या ये इंटीग्रेट हो गया? इंटीग्रेट है ये सिस्टम। और ये फोटोग्राफ्स का तो यूज होता है एफआरएस के लिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके लिए भी यूज होता है ये। उसको तो आजकल वैसे भी यूज करते हैं 15 अगस्त में, या एफआरएस को यूज करते हैं। इवन हमने एक नया सिस्टम अपने स्टेट लेवल पे भी डेवलप किया है, क्राइम कुंडली नाम है, बड़ा लेटेस्ट। जो एफिस हमारा सिस्टम था अपग्रेडेड हो गया वो। तो क्राइम कुंडली में क्या है? क्राइम कुंडली में बहुत सारी चीज, जैसे क्रिस है, एफआरएस है,
ये डोजियर पहले डुप्लीकेट डोजियर बन जाता था, दो आदमी का बन जाता था। अब जैसे ही आप क्रिमिनल के या किसी के फिंगरप्रिंट इमीडिएट बता जाए कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, उसी में तो अपडेट ये जो फिंगरप्रिंट से रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, तो एक क्रिमिनल का हम चेक कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली का तो पता लग सकता है, क्या ये भी लग सकता है कि उसने आंध्र प्रदेश में कोई, बिल्कुल। अब या यही राजस्थान में हाँ किया है? बिल्कुल यही है। आप फिंगरप्रिंट नाफिस में रखते ही आपको पता चल जाए कि इस आदमी ने कहाँ कहाँ क्राइम किया है। क्या कोई ऐसा केस आप बता बहुत सकते हैं? सारे केस हैं। जैसे अभी मैंने एक बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ था, ये दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था। तो उसमें जो सीनियर अफसर ने कहा कि ये क्या इसका कोई चांस प्रिंट है डेवलप, मतलब कोई इन्वॉल्व हो सकता है इसका। तो हमने उसका ट्रेस किया, तो एक दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे करके 4 स्टेट में उसके क्राइम जो पहले कर चुके वो लिंक हो गया। और इसका लिंक हो गया इन द मीन कि वो चांस प्रिंट डाटाबेस में चांस प्रिंट उसके थे, हाँ, या वो अरेस्ट हो चुका था? वो डाटाबेस में पहले कहीं अरेस्ट हुआ था, वो बहुत पहले डाटा था उसका। जब वो अरेस्ट हुआ और चांस प्रिंट उससे टैली हुआ, तो उस स्टेट को ये पता नहीं था कि ये अरेस्ट हुआ है नहीं है। उस टाइम उनके यहाँ वो नहीं हुआ, पता नहीं चला, क्योंकि अरेस्ट रिकॉर्ड नहीं था। जब दिल्ली में अरेस्ट हुआ, दिल्ली में अरेस्ट करके उसके चांस प्रिंट मिला है, तो पता चला कि 4 स्टेट में और ये क्राइम कर चुका है। उन स्टेटों ने चांस प्रिंट फीड कर दिए, लेकिन ट्रेस नहीं हो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड उस समय तक अवेलेबल नहीं था। उससे अब फिर इसका फायदा क्या हुआ, उन स्टेटों के क्राइम भी सॉल्व हो गए, उनको भी जो पूछताछ के लिए रिमांड में लेना उसको उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, सारा चीज हो गया कि एक मुलजिम के अरेस्ट दिल्ली में होने से 4 स्टेट के केस उससे लिंक हो गए। आप ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में एक क्रिमिनल डिफरेंट जगह पे क्राइम करता है और नहीं पकड़ा जाता है, उसके फिंगरप्रिंट अगर हमारे पास है, तो ये जब पकड़ा जाएगा उस समय भी पता लग जाएगा कि इसने कहाँ कहाँ अपराध किया है, कहाँ पूरा डिटेल उसकी हिस्ट्री का पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ क्राइम किया है उसने। यही तो इसका जो नया एप्लीकेशन है, MHA की जो प्रोजेक्ट है, और NCR भी सारा इसका ऑनर है, सारा इसमें करते हैं, उसको लुक आफ्टर सारा उनके उसमें है। तो यही फायदा है और यही MHA का था पर्पस की जो तो आज हम इस स्टेज तक पहुंच पाए हैं। तो इससे पहले तो इतना फास्ट सिस्टम नहीं होगा, नहीं था सिस्टम इतना। सबसे पहले फिंगरप्रिंट के बेसिस पे कौन सा अपराध सॉल्व हुआ था? ये वर्ल्ड में एक अर्जेंटीना केस था, मर्डर केस था, फ्रांसिस रोजास का। वो उसने 2 बच्चों का मर्डर कर दिया था। वो केस में आइडेंटिफिकेशन में ये फिंगरप्रिंट का बहुत बड़ा रोल था ये फिंगरप्रिंट, हाँ, वर्ल्ड में। और इंडिया में एक वेस्ट बंगाल का टी बगान का मैनेजर का सिलीगुड़ी में, हाँ सिलीगुड़ी में हुआ था, उसमें भी फिंगरप्रिंट से ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये आदमी, क्योंकि उसका प्रीवियस अरेस्ट रिकॉर्ड था, मिल गया, पता चला कि जो यही आदमी इन्वॉल्व है। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। रंगा बिल्ला का केस दिल्ली में या वैसे भी बड़ा मशहूर रहा है। हाँ, दोनों को फांसी की सजा भी हुई थी, गीता चोपड़ा मर्डर केस में, किडनैपिंग एंड मर्डर में। उसमें भी फिंगरप्रिंट, उसमें भी चांस प्रिंट जो मिला था मौके क्या हुआ से, था एग्जैक्टली उसमें, कैसे डिटेक्ट कर पाए थे? चांस प्रिंट जो मौके से सीना उसको किया था, उसमें मतलब लिफ्ट किया था चांस प्रिंट उठाया। उस टाइम तो इतना टेक्नोलॉजी इतना हाई गेट पर नहीं था कि सारा डिजिटाइज हो। उसको मैनुअली जब अरेस्ट हुआ, सस्पेक्ट हुआ, तो उससे मिला ये चांस प्रिंट, जहां से बॉडी, जहां गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की जो जहां बॉडी मिली थी, वहां से चांस प्रिंट मिला था, उठाया। बाद में पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा। हाँ, पकड़ा, उससे उसके प्रिंट लिए, प्रिंट से उस चांस प्रिंट को मिलाया, तो ये मौके से जो सीन ऑफ चांस प्रिंट मिला था उससे आइडेंटिफाई हुआ। तो इसके बेसिस पे उसको बाद में सजा भी हुई चांस प्रिंट। बड़ा फेमस केस है रंगा बिल्ला का केस ये। तो कैसे कोर्ट में जब हम जाते हैं तो फिंगरप्रिंट को कैसे बताते हैं? सैक्रोसेंट है, सब कुछ है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप एविडेंस देने जाते हैं तो किस बेसिस पे कोर्ट मानती है कि किसी आदमी का, किसी पर्टिकुलर आदमी का ही चांस प्रिंट है वो? ऐसा है, जैसे हमने आपको बताया पिछले उसमें कि जो सीन ऑफ क्राइम से चांस प्रिंट उठाया, उसका एनालिसिस किया, रिपोर्ट तैयार किया, सारा चीज करके आईओ को उसको हैंडओवर करते हैं। आईओ उसको कोर्ट में सबमिट कर देता है। सबमिट करने के बाद जब ट्रायल शुरू होता है, तो जितने भी विटनेस उसमें होते हैं, प्रोसिक्यूशन के या जो भी विटनेस को कॉल किया जाता है। फिर वहां पे डिफेंस वाला ये सवाल करते हैं कि कहां से आपको मिला था, कैसे आपने एनालिसिस किया,
क्या उसका क्लू था, क्या चीज था, उसको आप एनालिटिकल पूरा प्रोसीजर हमें बताएं। वो हम उसको बताते हैं कि कैसे प्रिंट एक्सपर्ट ने उठाया, कैसे एनालिसिस हुआ, प्रिंट में क्या क्या क्वालिटी थी जो मौके से मिला, और इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था या जो सैंपल प्रिंट था उनसे कैसे मिला। ये सारा प्रोसीजर उनको कोर्ट में हम अपने एविडेंस के तौर पे कोर्ट के सामने रखते हैं। तो जज ये कन्विंस होते हैं कि जो कैसे इन्होंने प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया। फिर डिफेंस वाले सवाल करते हैं, जो भी उनका क्वेरी रहता है उसका जवाब देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से एक, क्योंकि साइंटिफिक टूल है, ये साइंटिफिक एविडेंस है, और ये वर्ल्ड वाइड प्रूव है कि फिंगरप्रिंट साइंस 100% है, इसमें मैनिपुलेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। मे बी और मे नॉट बी, इसमें कोई चांस, आइदर यस और नो होगा। जैसे बाइनरी डिजिट होता है, आइदर 0 और 1, यूनिक आइडिया ये, अगर ये मिल रहा है तो 101% मिलेगा। तो ये जो इतना प्रोसेस है, इसके लिए तो सीआरपीसी की सेक्शन 293 में हाँ। पहले जो है एक सर्टिफिकेट देना, एक्सपर्ट का हाँ, सर्टिफिकेट देना ही काफी है। बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि सर्टिफिकेट, जैसे हमने रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट दिया कि ये हमने रिपोर्ट दी है, काफी अगर कोर्ट चाहती है कि भाई इसको बुलाएं डिफेंस वाला इनसे एविडेंस के तौर पे, तो जाके हम एविडेंस देते हैं, एक्सपर्ट देता है एविडेंस। अब एक्चुअली कोई कोर्ट में ऐसा केस आपको ध्यान आता है जब फिंगरप्रिंट पे आइडेंटिफिकेशन पे कोई सवाल उठाओ? नहीं, देखिए डिफेंस वाले तो उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविडेंस ऐसा है, ये साइंटिफिक एविडेंस है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? नहीं, पर मैंने देखा है कई बार बड़े फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से भी काफी लंबी बहुत होती है, बहुत क्वेश्चनिंग जबकि होती है। उसका एक्सपर्ट का 293 सीआरपीसी में बड़ा क्लियर है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन एज इट इज मान ली जाएगी, बट बिल्कुल। इवन देन क्रॉस बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है। ये कोर्ट जो अलाउ करती है वो डिफेंस वाले की भी आप क्रॉस करें या जो भी आप बुलाएं एक्सपर्ट को, तो कई बार तो मौके पे ही कहते हैं कि भाई फिंगरप्रिंट मैग्नीफाइंग ग्लास ला के हमें दिखाओ। हाँ, वो डिफेंस वाले कभी कभी करते हैं, लेकिन रेयर होता है ये, क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन, अगर उनको कोई चीज इसमें कोई लगता है तो सेकंड कोर्ट अक्सर हाँ मतलब, या कभी कभी कहती है कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, इसको एग्जामिन करा लो आप, ये होता है। क्या कभी कोई ऐसा केस आया है जिसमें सेकंड ओपिनियन फिंगरप्रिंट की डिफरेंट आई हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा अभी तक मेरे नौकरी में ऐसा कोई नहीं डिफरेंट ओपिनियन नहीं आया। अच्छा सर, आपने ये डाटाबेस की हम बात कर रहे थे, डाटाबेस फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास तो है ही, इसके अतिरिक्त जो आधार कार्ड बनता है वहां पे भी बहुत ज्यादा है। उसका क्रिमिनल यूज ना हो या पुलिस के द्वारा यूज ना हो, इस पे कई बार बातें हुई हैं, कोर्ट में भी बातें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं अनबियास्ड है? खास तक कई बार पुलिस को जरूरत होती है डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट को क्यों नहीं अलाउ करने दिया जाता है आधार कार्ड के डाटाबेस से टैली करने के लिए? वो आदमी तो मर गया, इन एनी केस उसका आधार कार्ड खराब होना है, उसका और कोई मिसयूज हो नहीं सकता। ये पुलिस ने कितनी बार अप्रोच करी है उससे, अथॉरिटी से, कि इसका एक्सेस दिया जाए, खास के यूआईडीबी केस में, अननोन डेड बॉडी के केस में। लेकिन माननीय अदालत की ये मानना है कि डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पर्पस से इसको एक्सेस नहीं दिया जा सकता। ना एक्सेस दें, एक्सपर्ट अपने पास बिठाए, एक्सपर्ट है, 5 फिंगरप्रिंट बिल्कुल एक्सपर्ट बना के वहां बिछा। एक मुझे केस याद आ रहा है जिसमें सिर्फ एक आदमी का कटा हुआ हाथ हमने बरामद किया था जी, और उस हाथ के क्लू यही था, बस फिंगरप्रिंट। बिल्कुल, आई डिड माई बेस्ट, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये आपने सही सवाल पूछा है। अगर आधार का डाटा कम से कम यूआईडीबी के लिए यूज करने दिया जाए तो काफी सारे अननोन डेड बॉडी वो ट्रेस हो सकते हैं। बहुत सारे जो दिल्ली में, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लावारिस डेड बॉडी जो होती हैं क्रिमिनल, उनमें से कई लोगों को की अंतिम क्रिया प्रोसीजरली पुलिस को करानी पड़ती है दिल्ली में, उनकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं हो पाती है, और उस आइडेंटिटी फिक्स करने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो उनके फिंगरप्रिंट है। आमतौर पे इस तरह के लावारिस लोग जो किसी अपराध में लिप्त रहे हैं,
तो उनका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ फिंगरप्रिंट ब्यूरो के थ्रू होता है। और बहुत सारे पुलिस के खाते में आज भी ऐसे लोग हैं जो अननोन पड़े हुए हैं, उनका कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर एक लार्ज स्केल डाटाबेस जो नेशनल लेवल का डाटाबेस है उसमें अननोन डेड बॉडी के लिए भी कम से कम दिया जाए तो ये पुलिस के लिए भी, और जो डिजीज है उसका भी पता चल जाएगा कि कौन है, ताकि उसको घर वालों को पता चल जाए कि इधर हिज लाइफ जिंदा है या डेथ हो गई है उसको। तो कम से कम ये पता तो चल जाएगा। एसिमिलेशन ऑफ डाटा के लिए ये कहीं ना कहीं जरूरी है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आप आमतौर पे देखेंगे कि एक आदमी पागल घूम रहा है, बिल्कुल, ना उसको कोई सिविक अथॉरिटी उसको देखने वाली है, ना पुलिस उसको देखने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आया है, बिल्कुल, कोई ना कोई तो उसका परिवार का जन है, कहीं ना कहीं तो पुलिस में रिपोर्ट है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि ऐसे जितने भी मेंटली अनसाउंड लोग रोड पे घूम रहे हैं या जो लावारिस बच्चे हैं, उनके सबका एक डाटाबेस फिंगरप्रिंट बना के उससे मैच किया जाए, पता लगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि भाई फिंगरप्रिंट तो बर्थ के टाइम में ही ले लिया जाए, हर इंसान का। हाँ, हर इंसान का ले लिया जाए, एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट तैयार होता है, हाँ, वैसे फिंगरप्रिंट। इन एनी केस अब तो हमारे पास कानूनी अधिकार भी है रखने के लिए, सिर्फ इच्छा शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और ये चीज करना चाहिए ताकि ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी और फैमिली के लिए भी, जैसे कोई मिसिंग चाइल्ड हो जाए, कुछ है, अननोन डेड बॉडी है, उसमें भी ये बहुत यूजफुल है। पुलिस के लिए तो बहुत ज्यादा, या उनके परिवारजन के लिए भी बहुत आसान है। एक बच्चा, कई बार ऐसे डीफ एंड डम बच्चे होते हैं या जो बच्चा बोल नहीं सकता, बिल्कुल, उसके फिंगरप्रिंट से उसका पता लग जाएगा कि कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ से गुम हुआ है। बहुत सारे ऐसे केस है, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैं एक केस आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। जरूर। दिल्ली का ही केस है। एक जागृति, एक थाना है, ये सादरा में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां एक चोरी हुई थी। चोरी में 2 मुलजिम थे उसमें, तो एक अरेस्ट हो गया और एक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका क्या हुआ, यूपी में उसका मर्डर हो गया। उसका कुछ पता नहीं चला। उसके फिंगरप्रिंट लिए हुए थे सिर्फ आईओ के पास फिंगरप्रिंट था। उस चोर का तो जब वो मुलजिम हमारे उस डाटाबेस से, उस थाने का, ये सादरा का एक इंसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का थाने का, तो उसमें जब एक मुलजिम अरेस्ट हुआ तो उसने कहा मेरे साथ एक और आदमी था। उसने उसका नाम बताया, कह रहा वो भी था। जब उसका छानबीन किया गया तो उसका पता चला कि इसका मिसिंग रिपोर्ट यूपी के किसी थाने में लिखा होगा, और उसके फिंगरप्रिंट ले लिए थे मरने वाले का, डिजीज का, उसका फिंगरप्रिंट लिया था, और उसके घर वालों से प्रिंट लिया या उसके जो भी लिया, तो उसका जो डेड बॉडी का प्रिंट था, वो जो इन्वॉल्व था दोनों, उसमें अरेस्ट जो हुआ था, जो इन्वॉल्व था, उससे मैच कर गया। उसका प्रीवियस चांस प्रिंट से मिल गया वो, उसका उससे मिल गया वो चांस प्रिंट से। हाँ, दिल्ली में बहुत तो ऐसे उससे उसका देखिए, यूपी का भी वो केस आइडेंटिफाई हो गया कि ये आदमी था, और यहाँ का भी, दिल्ली का भी केस सॉल्व हो गया वो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक आउटर नॉर्थ या आउटर का एक केस था जिसमें अननोन डेड बॉडी, आईओ ने उसको बहुत उसकी ट्रेसिंग की कोशिश करी, कुछ नहीं मिला। फिर बाद में उसको जब हमने देखा, पता चला कि ये बहुत आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो मैंने आईओ को इन्फॉर्म किया कि आप इसके फिंगरप्रिंट लेके आइए। फिंगरप्रिंट लेके आए, और विद इन हाफ एन आवर हमने उसे बता दिया कि ये कौन सा आदमी है। उसके घर वालों को भी पता चल गया, और आईओ के लिए भी ये हो गया कि जो ट्रेस हो गया। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में और जगह भी ये प्रोसेस होगा। जितने भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अनआइडेंटिफाइड बॉडी की, डेड बॉडीज की होती है, उनके सबके फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजते हैं और वहां पे प्रिजर्व किए जाते हैं। कोई ऐसा, चलो सर ये तो यूआईडीबी के केसेस हुए, कोई ऐसा केस, क्रिमिनल केस, सेंसेशनल केस वर्कआउट हुआ फिंगरप्रिंट के बेसिस पे? बहुत सारे केस है, मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा। एक 2024 का है, बवाना का, 7 इयर्स, बवाना थाना दिल्ली का, जहां एक 7 साल की लड़की का किडनैप विद
वहाँ किया हुआ था, वहाँ पे बवाना एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई। उसके फादर के बहुत गरीब थे, वो टी वेंडर थे, वो चाय का ठेला लगाते थे। तो बच्ची जब नहीं मिली शाम के टाइम तो उसने मिसिंग रिपोर्ट कराई। मिसिंग रिपोर्ट में पुलिस ने काफी ट्राई किया, उसका पता नहीं चला। 2 दिन के बाद जब उस एरिया में एक सुनसान बिल्डिंग था, उसमें स्मेल आने लगी, तो किसी ने पीसीआर कॉल कर दिया कि हाँ स्मेल आती है। आईओ आया, सर्च किया तो देखा एक पुराना सा आलमीरा दराज जो होता है उसमें एक बच्ची का शव है। टीम को, हमारे डिस्ट्रिक्ट मोबाइल क्राइम टीम को कॉल किया गया, हमारे एक्सपर्ट गए वहां पे, एग्जामिन किया और उस दराज से के ऊपर से चांस प्रिंट उठाया और चांस मतलब ड्रॉवर के अंदर बच्ची का शव सब रखा हुआ था और जब दराज खोला गया तो वो बच्ची दिखाई दी। डेथ थी, वो हो चुकी थी उसकी। वहां से चांस प्रिंट ड्रॉवर से उठाया। चांस प्रिंट उठाने के बाद उसको डाटाबेस में हमारे एक्सपर्ट ने उसको एनालाइज करके सर्च किया, तो उस आदमी का एक प्रीवियस रिकॉर्ड था जो कभी अरेस्ट हुआ था। इमीडिएट हमने, हमारे यहाँ प्रोसीजर है, जैसे केस होता है इमीडिएट हमने डिस्ट्रिक्ट डीसीपी साहब को टीपीएम के थ्रू मैसेज दिया कि सर इसका ये रिकॉर्ड है और ये आदमी आईओ तुरंत उसको एक्शन में आए। उन्होंने उसको जो भी उनका प्रोसेस है जैसे सर्विलेंस पे उनको अरेस्ट किया। तो इस तरह से एक ये केस भी बड़ा हिनियस केस था जो सॉल्व हुआ इमीडिएट। ऐसे भी और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे एक मुझे भी ये केस आता है, नीना बर्गर स्विट्जरलैंड की लेडी थी, उनका कोई फिंगरप्रिंट से हुआ था। बिल्कुल फिंगरप्रिंट से हुआ था। कैसे हुआ था सर? वो उनका कोई फ्रेंड था वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो फ्रेंड से वो बार बार आना जाना होता था, वो आए थे। ये 2023 का केस है, अक्टूबर या नवंबर महीने का केस है। ये केस है, वहां पे ये उनके यहाँ आए थे, रुके थे, बाद में क्या उनसे डिस्प्यूट हुआ, क्या हुआ उसका कर दिया, करके उसको एक पॉलिथीन बैग में रैप करके उनके हाथ और पैर दोनों बांध करके, मुझे लगता है जंजीर जंजीर से हाथ पैर को ताला लगा दिया, यूनिक सा वो ताला लगा के उसको गाड़ी के डिक्की में रख के उसको डंप करने की कोशिश करी उन्होंने। 1-2 दिन तो घुमाया, उसके बाद उन्होंने एक स्कूल के पास ही सुनसान जगह पे उसको डंप करके फेंक दिया। बॉडी पूरी सड़ गल गई थी, स्मेल आया तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और वो बॉडी इतना डिकम्पोज था कि वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता। हमारी टीम, जैसे डिस्ट्रिक्ट मोबाइल क्राइम टीम है, वहां पे एक्सपर्ट गए, टीम गई पूरी और पूरा उसको बड़ी मुश्किल से चांस प्रिंट उठाया, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतनी स्मेलिंग थी वहां पे कि वहां कोई खड़ा नहीं रह सकता था। उसने प्रिकॉशन जो एक होता है टेम्परेरी प्रिकॉशन, जैसे मास्क वगैरह, थोड़ा परफ्यूम वगैरह, थोड़ी स्मेल इतना रुके कि चांस प्रिंट वहां से डेवलप करे, उठाए वो। मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कई सिचुएशन पुलिस ऐसी फेस करती है जो एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। खास तौर पे डेड बॉडी जहां डिकम्पोज्ड होती है वहां परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पुलिस काम नहीं कर सकती, ना तो वहां प्रॉपरली सीजर मीमो बन सकता है, ना कुछ और काम कर सकता है, और बदबू इतनी ज्यादा होती है। कोई भी डिस्पोजल डेड बॉडी को ऐसे जगह पे करना चाहता है जहां दुर्गम स्थान हो, वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। और कोर्ट में कई बार आदमी कल्पना नहीं कर पाते, ना जज कर पाते हैं, ना वकील कर पाते हैं। आम आदमी तो खैर बड़ा मुश्किल है उनके लिए सोच पाना कि किन परिस्थितियों में उसको उठाया जाता है, उसको डिस्पोज किया जाता है या वहां इंस्पेक्शन किया जाता है। पर इसके विषय में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। तो वहां पे बहुत ही मुश्किल हालात थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि कैसे यहाँ से फिंगरप्रिंट, चांस प्रिंट उठाया जाए। एक्सपर्ट ने हिम्मत करी, अपना प्रिकॉशन लेके उसने ताले पे से उठाया, पॉलिथीन पे से उठाया, और जो गाड़ी की डिक्की थी उसमें जहां जहां उसको चांस प्रिंट मिल सकता था वहां से उसने चांस प्रिंट उठाया। चांस प्रिंट उठा के जो भी उसका प्रोसीजर हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन का, फोटोग्राफी, नोमेनक्लेचर या लिफ्टिंग का जो भी होता है प्रोसेस करके, उस एक्सपर्ट ने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो में इमीडिएट भेजा। हमने इमीडिएट उसको केस अलॉट करके अपने एक्सपर्ट को इसको डाटाबेस में या सस्पेक्ट्स के तौर पे उसको सर्च करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी।
पहले हमने एक्चुअली सस्पेक्ट्स नहीं था, तभी हमारे पास कोई भी, हमने उसको डायरेक्ट डाटाबेस में सर्च किया, तो डाटाबेस में एक्चुअली वो पता नहीं चला। उसके बाद लोकल आईओ और सीनियर अफसरों ने उसके जो कन्वर्सेशन जिससे हुई थी आने से पहले, इंडिया आने से पहले, उसका उन्होंने वर्कआउट किया, तो उसमें ज्यादा मिला कि उस मुलजिम जो था उससे उसकी ज्यादा इंटरेक्शन हुई, तो सस्पेक्ट के तौर पे उसके फिंगरप्रिंट्स। जितने लोगों के, आपके कहने का ये तात्पर्य हाँ, है हाँ। कि सस्पेक्ट जो डेड बर्गर थी, हाँ, उसके संपर्क में जो भी लोग हाँ, हैं हाँ। उनके मोबाइल से देखा गया और उन लोगों को सस्पेक्ट मान के उनमें से जो भी उनसे सस्पेक्ट हैं फिंगरप्रिंट्स लाया गया। फिंगरप्रिंट ब्यूरो में तो भेजा गया। एक एक्यूज ऐसा मिला, सस्पेक्ट ऐसा मिला जिसके फिंगरप्रिंट्स टैली कर गया। उससे टैली कर गया। जब एक मिला तो दूसरा भी मिल गया, दो मिल गए तो फिर जो डिक्की वगैरह में था वो भी कंफर्म हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि इसी आदमी ने इसका मर्डर किया। अब परिस्थिति ये हो गई कि ये जो सिटीजन है स्विस की है, इसका भी कंफर्मेशन होना चाहिए। डेड बॉडी इतनी डिकम्पोज हो गई, अनआइडेंटिफाइड, पता नहीं चले कि कहाँ गई है। उसके पासपोर्ट वगैरह तो मिल गए थे, लेकिन एक ये फॉरेंसिक एविडेंस है, सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है फिंगरप्रिंट्स। उसके एम्बेसी से फिंगरप्रिंट्स मंगा के जब लाया गया वहां पे, और जो हमने मतलब जो लेडी डिसीज लेडी के एम्बेसी में जो थे उसके रिकॉर्ड थे मंगाए गए, और जो बॉडी मिली थी उससे टैली किया गया, तो उसके फिंगरप्रिंट आइडेंटिकल हो गए। तो ये कंफर्म हो गया, एस्टैब्लिश हो गया कि ये लेडी वही है। उसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहबान और जितने भी ऑफिसर्स थे, बहुत बड़ा उनका भी रोल है इन्वेस्टिगेशन है, इसमें बहुत अच्छा काम किया था। और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी है, उसने भी बहुत हिम्मत करके इस केस को बहुत ही अंजाम तक पहुंचाया, और उनके डिस्ट्रिक्ट के अफसरों ने भी बहुत इसमें काबिल तारीफ काम करी थी। अच्छा किया था। खैर, पर अगर इस तरीके से हम देखें और इस तरह से सोचे तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का तो कोई काम ही नहीं है। आपके पास फिंगरप्रिंट उठ के आ गया, उसको आपने मशीन पे चला दिया और रिजल्ट हासिल हो गया, आपने पुलिस को बता दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा है फिंगरप्रिंट कैसे सर्च करते हैं? रॉ फिंगरप्रिंट आता है। चलिए हम एक बार से दोबारा से शुरू करते हैं। फिंगरप्रिंट को आप सर्च कैसे करते हैं? ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स और मेथड्स होते हैं, और सबसे पहला है कि एक्सपर्ट की नॉलेज बहुत मायने रखता है इसमें। एक्सपर्ट कितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उसका, क्या करना चाहिए इसको। कभी पार्शियल मिल जाता है, कभी एस्मस मिल जाता है, कैसे हम इसको सर्च करें। उसकी फिंगरप्रिंट जैसे आता है सीन ऑफ क्राइम से, उसको हम पहले उसको मैनुअली मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं कि नहीं है, फिंगरप्रिंट्स किस क्वालिटी का है, कैसे उठाया इसको एक्सपर्ट ने सीन ऑफ क्राइम से। फिर उसको एनालाइज करके डाटाबेस में उसको हम फीड करते हैं, नेशनल डाटाबेस में। फीड करने के बाद उसको फर्दर एडिटिंग होता है, क्योंकि उसको रिफाइन करते हैं हम डाटाबेस में। एडिटिंग मतलब ग्राफिक डिजाइन, उसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी वही रहेगा, उसको इनहेंस करते हैं, उसकी क्लैरिटी और है, ताकि डाटाबेस में इमीडिएट ये सर्च हो। तो एक्सपर्ट जो एडिटिंग है, एक्सपर्ट की आईक्यू है, अपनी एक्सपीरियंस है, कैसे उसको, क्योंकि फिंगरप्रिंट रैंडमली कहीं भी मिलता है, किसी भी स्टेज में मिलता है, कैसे भी मिलता है। वो एक स्मूथ जैसे एक लाइव पर्सन का फिंगरप्रिंट होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऐसे नहीं मिलता चांस प्रिंट। किसी तरह उसको पूरा एडिट करके, उसको सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करके, उसको एडिटिंग करके डाटाबेस में भेजते हैं। उसको डाटाबेस में वो रन करता है, उसकी एक एल्गोरिथम होती है, सॉफ्टवेयर है, वो उस एल्गोरिथम के बेसिस पे एक टेम्पलेट बनता है, जो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे मैनुसिया है, उसके कैरेक्टर्स हैं, वो पूरा लिंक होता है एक दूसरे से टेम्पलेट बन के, और फिर उसकी प्रोबेबल लिस्ट आती है कंप्यूटर में। मल्टीपल लिस्ट मिलते जुलते 15 या 20 या 25 ऐसे आते हैं। और फाइनली ऐसे नहीं ऑटोमेटेड, क्योंकि ये साइंस ऑटोमेटेड है, वर्ल्ड वाइड, ऑटोमेटिक नहीं है। और एक्सपर्ट क्या था, वन बाय वन उसको चेक करता है। चेक करने के बाद रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं वो चेक करता है। पॉइंट चेक करने के बाद देखता है कि ये उसी एंगल पे, उसी दिशा में, उतने ही डिफरेंस पे ये 8 पॉइंट्स हैं कि नहीं है। अगर ये पॉइंट्स सारे आइडेंटिकल हैं उसके साथ, तो एक्सपर्ट ये कंफर्म कर देता है कि ये चांस प्रिंट इस आदमी से मिलता है। और उसका हमारे पास डाटाबेस में डाटा रिकॉर्ड होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री हम निकाल लेते हैं।
फिर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उसकी मार्किंग, उसकी डायरेक्शन, उसके पॉइंट्स, सारा चीज जो हमारे लीगल प्रोसेस के लिए फर्दर जरूरी होता है कोर्ट में पेश करने के लिए, वो सारा चीज हम बना के एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। फाइनल रिपोर्ट पे जिस एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया उसके साइन, डायरेक्टर के साइन होके मेमो लगा के वो आईओ को हैंड ओवर कर दिया जाता है। हैंड ओवर करने के बाद आईओ उसको चार्जशीट के साथ सबमिट कर देता है। और फिर फर्दर जब उसका ट्रायल स्टार्ट होता है, एक्सपर्ट को अगर ऑनरेबल कोर्ट अगर मानते हैं कि भाई एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी है, डिफेंस वाला कहता है, तो कोर्ट समन करते हैं, एक्सपर्ट वहां अपना एविडेंस कोर्ट में। पर सर जितना आसानी से आप ये बात कह रहे हैं कि सब सारे क्राइम सॉल्व हो जाते हैं फिंगरप्रिंट से, पर फिंगरप्रिंट्स ही नहीं मिलता मौके पे। फिंगरप्रिंट्स मिलेगा अगर उसको थोरोली सर्च किया जाए। इसमें है क्या, सबसे बड़ा रोल आईओ का होता है। आईओ अगर मौके पे रहे तो थोड़ा प्रिकॉशन रखे कि भाई एक तो आईओ मौका डिस्टर्ब ना हो, और एक्सपर्ट को भी पूरी थोरोली एग्जामिनेशन करना चाहिए सीन ऑफ क्राइम। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल कॉल्स आ जाते हैं, तो कभी भी कोई आर्टिकल्स मिस हो जाता है एग्जामिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है। तो ये सबसे जरूरी है कि आईओ भी थोड़ा ध्यान दे इस पे कि जब टीम आई है तो थोरोली सर्च करे उसको, और एक्सपर्ट को भी हर आर्टिकल को, हर चीज को उसको सर्च करे। और एक्सपर्ट को इतना, ये क्योंकि ये साइंस है, इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर कोई क्रिमिनल कैसे एंट्री हुआ, कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हुआ, वो इमेजिन कर लेता है। एक इमेजिनरी उसको दिमाग में एक सेट हो जाता है कि कहाँ कहाँ चांस प्रिंट, अच्छे चांस प्रिंट मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी है चांस पे, क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट का डिफाइन कर लेता उसको उस पॉइंट्स पे। हाँ, ये एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट इस चीज को, इसको एक्सपीरियंस से आता है, ये उसे एनालाइज कर देता है कि ये कहाँ कहाँ प्रिंट मुझे मिल सकता है और कहाँ पुराने प्रिंट भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत, वैसे तो नहीं बता सकते कि कितना पुराना है कितना फ्रेश है, फ्रेश और पुराने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एक्सपर्ट को पता चल जाता है कि फिंगरप्रिंट्स कहाँ कहाँ मुझे क्रिमिनल्स के प्रोबेबिलिटी है मिलने की। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना थोरोली सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन करते हैं। पर प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ज्यादातर रादर केसेस होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आके मौके पे बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट है नहीं। उसमें बहुत रिपोर्ट बहुत आसानी से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे फ्लैट एरिया है, कोई अलमीरा जैसे झुग्गी जो प्रॉपर्टी का एरिया, वहां डस्ट ही डस्ट है, क्योंकि हर जगह फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलता, जैसे डस्ट ही डस्ट है हर जगह। कोई रफ सरफेस है, जैसे लेदर है, कोई टेक्सचर सरफेस है, कोई फैब्रिक है, तो इस पे मिलता नहीं है। हाँ, और दूसरा एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी होता है, मॉइस्चर होगा तो ज्यादा वहां चांसेस होते हैं, कोठी वगैरह होती है। अच्छा, एक और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे स्मूदरिंग है या किसी का गला दबा के कर दिया गया, तो क्या स्किन पे फिंगरप्रिंट आते हैं? स्किन पे अभी इतना सक्सेस नहीं है इंडिया में, तो अभी तक स्किन पे डेवलप नहीं हुआ। कोशिश जारी है कि भाई नया टूल्स में स्किन पे भी डेवलप किया जाए इस पे। पर वर्ल्ड में कई जगह तो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ भी है कि भाई स्किन पे आना चाहिए, स्किन पे कोशिश करते हैं हम कि, लेकिन बहुत स्टार्टिंग में हमने इससे एक सिस्टम लिया था, उससे भी ट्राई करी थी, तो स्किन पे इतना डेसिफरेबल जो क्लियर, क्योंकि देखो फिंगरप्रिंट्स आना, एक आपको धब्बा मिल जाए उससे नहीं होता है, फिंगरप्रिंट क्लियर फिंगरप्रिंट्स आने से जिसको आप आइडेंटिकल कर भी सके, ऐसे मिलना चाहिए। तो इस सब पे मुश्किल होता है, कहीं कहीं फॉरेन में भी कहीं आपने नोट किया होगा, कहीं टूल्स वगैरह ऐसा है जो हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट में क्या फर्क होता है? फिंगरप्रिंट देखिए, टिप्स पे है तो कैरेक्टरिस्टिक दोनों में होते हैं। फिंगरप्रिंट टिप्स पे होते हैं, ये पाम प्रिंट्स हथेली में, उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं फिंगरप्रिंट्स में। इसमें लाइनिंग्स या कुछ कम पैटर्न्स होते हैं, जैसे पैटर्न्स नहीं होता है इसमें। हाँ, हल्का होता है, मतलब उसको कंपेरिजेबल के लिए होता है। क्या ये किसी स्पॉट से अगर फिंगरप्रिंट लिफ्ट किया जाता है तो ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये फिंगरप्रिंट है या पाम प्रिंट है? हाँ, पता चल जाता है। उसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मतलब पाम प्रिंट के और फिंगरप्रिंट्स का, वो डिफरेंस पता चल जाता है कि ये पाम प्रिंट्स है या फिंगरप्रिंट्स है ये। अच्छा सर, ये फिंगरप्रिंट
विदेशों में खास तौर पे वीजा के समय बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वर्ल्ड ये इसलिए इसका क्या पर्पस है? ऐसा है, ये यूनिक चीज है, कभी मिटने वाला नहीं, परमानेंट है। तो वो तो आइरिस भी है। आइरिस का ये है कि आइरिस जैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी आइरिस का भी स्टार्ट हुआ है, यूनिक ये फिंगरप्रिंट है, बहुत पुराना टेक्निक है फॉरेंसिक का। इसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई चीज किसी तरह का नहीं हो सकता है, और वर्ल्ड वाइड फिंगरप्रिंट्स को ही यहाँ सबसे बेस्ट टेक्निक माना गया वहां पे वीजा के लिए। और फिंगरप्रिंट्स अब तो आइरिस भी लिया जाता है, उसमें भी आइरिस भी लिया जाता है। आइरिस का सबसे एक ड्रॉबैक है कि जैसे बॉडी डेथ के 2 घंटे के बाद आइरिस यूजलेस हो जाता है, डिकम्पोज, उसका नहीं ले सकते। फिंगरप्रिंट का यूनिकनेस ये है कि आप टिल ये डिकम्पोज जब तक नहीं हो जाता है, डिकम्पोज क्या फिंगरप्रिंट के फैलेंजेस करके प्रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप आइरिस का नहीं कर सकते। आइरिस 2 घंटे के बाद यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए पर इसको छुपाने के लिए सुपर ग्लू या कुछ इस तरह की चीजें हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डे वाइज या धीरे धीरे वो डिकेइंग हो जाती है। ओरिजिनल जो फिंगरप्रिंट्स है वो हमेशा उसमें रहता ही है। क्या कोई क्रिमिनल सुपर ग्लू या कोई इस तरह का सब्सटेंस यूज करके मौके पे एक अलग फिंगरप्रिंट छोड़ सकता है? करता है, लेकिन ये एक्सपर्ट के अपने नॉलेज में पड़ता है कि ये क्या फैब्रिकेटेड है या कोई किसी का प्लांटेड है। ये सारा एक्सपर्ट के नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसको ओरिजिनल फिंगरप्रिंट को पहचान लेता है एक्सपर्ट। आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं या हमारा मोबाइल फोन है जिसको हम फिंगरप्रिंट से खोलते हैं। तो क्या फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करके उसकी कॉपी डेवलप करके उनको यूज किया जा सकता है? यूज क्रिमिनल माइंडेड है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसके ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स और जो प्लांटेड या डुप्लीकेट होता है उसमें डिफरेंस होते हैं, वो एक्सपर्ट को पता चल जाता है कि ओरिजिनल। मेरा सवाल दूसरा है, क्या साइबर अपराध के लिए फिंगरप्रिंट्स को यूज किया जा सकता है? करते हैं, क्रिमिनल करते हैं, ये चीज करते हैं। कोई ऐसा आपके नॉलेज में आया है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं पता चला कोई ऐसा अभी तक, क्योंकि आजकल तो जैसे मान लीजिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि जो फिंगरप्रिंट्स है इसकी आप कितना भी इसकी डुप्लीकेसी कर लें या इसको इम्प्लांट कर लें, जो एक्सपर्ट है वो इसको डिटेक्ट कर ही लेगा क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। कैसे डिटेक्ट करते वो बहुत सारे टूल्स है, उसके मेथड्स बहुत हैं। कुछ मैं दर्शकों को बता पाएंगे? मैं इसमें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा फॉरेंसिक से रिलेटेड है। और कुछ तो बड़ी कॉमन चीज है जो पब्लिक डोमेन में है, जैसे जो डेप्थ है उस पे डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, या जो 2 रिजेस की डिस्टेंस है उस पे गैप आ जाता है। These are all available on बिल्कुल, हाँ। तो और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसमें ओरिजिनलिटी को पहचाना जाता है एक्सपर्ट। चलिए, हम ऐसा कोई भी डिटेल नहीं बताएंगे जिससे एक क्रिमिनल को फायदा हो। अच्छा, ये जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई आदमी बड़ा फैंसी सा ग्लव्स पहन के जाता है, या क्रिमिनल, एक का मुझे दिल्ली का इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें एटीएम कार्ड चोर आते थे, चोरी करते थे और पेंट करके जाते थे पूरे एटीएम को कि फिंगरप्रिंट कहीं ना हो, और आपकी टीम ने उसको भी फिंगरप्रिंट के बेसिस पे ही डिटेक्ट किया था। बिल्कुल ऐसा केस है। वैसे कैसे किया था और ये कितना इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग था? बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि फिंगरप्रिंट इसमें एटीएम से बहुत ज्यादा बड़गलड़ी होने लगा था, कार्ड के क्रिमिनल ले जाते थे। तो ऐसे ही एक केस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये 2024 या 23 की बात है, आई थिंक डेट थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 23 में। तो उसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अफसर ने कहा कि ऐसे से चोरी हो गई है। तो हमारा मौके पे सीन ऑफ क्राइम पे हमारी टीम, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम वहां गई और देखा कि पूरा पेंट, उनका मोड्स ऑपरेंडी यही था कि उनको पता था, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, उनको पता था कि अगर हम पूरे पेंट कर देंगे इसको तो कहीं इस पे ट्रांसप्रिंट मिलेगा ही नहीं, कोई क्लू ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहावत है कि गलत आदमी कभी न कभी कोई चीज क्लू छोड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाता है। और ये एक्सपर्ट का फिंगरप्रिंट तो वैसे भी क्रिमिनल का विजिटिंग कार्ड कहते हैं इसको, क्रिमिनल का सीन ऑफ क्राइम पे। इसको उन्होंने हर जगह किया, कुछ ऐसी जगह थी जहां उनको ध्यान नहीं गया कि यहाँ करना है या नहीं करना। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वहां से फिंगरप्रिंट उठाया, उन्होंने लिफ्ट किया
और डेटाबेस में पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसकी करके हमारे यहाँ ब्यूरो में भेजा और हमने 2 घंटे के अंदर बता दिया कि कौन सा क्रिमिनल है ये। 2 घंटे में इसको डिटेक्ट करके पूरी उसकी हिस्ट्री, क्योंकि उसका पहले भी हमारे पास रिकॉर्ड था, और उस डिस्ट्रिक्ट को बता दिया और डिस्ट्रिक्ट ने, सीनियर अफसरों ने, आईओ ने इमीडिएट एक्शन लेके शाम की वर्कआउट हो गया ये। झा साहब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, ये परहेज कर रहे हैं ये बताने में कि जो डिजिट्स उन्होंने पिन डालने के लिए किया था उस डिजिट पर से लिफ्ट हुआ था ये। हाँ। आपकी पाबंदियां हो सकती है कुछ, मैं उसका सम्मान करता हूं, आप ना बताएं, पर मैं दर्शकों को जरूर बस उत्सुकता शांत करना चाहता हूं ये बता के कि एक्चुअली फिंगरप्रिंट लिफ्ट हुआ कहां से था। कोई और ऐसा सर याद आता हो? और भी बहुत सारे जगह हैं जो जहां से प्रिंट लिफ्ट किया था। कुछ मेन तो उसमें एटीएम में कुछ ऐसी जो जगह थी जहां से उसने ट्राई करी, जहां क्रिमिनल ने तो अपनी तरफ से पूरा उसको पेंट कर दिया। उसके वो जो लॉकर होते हैं जहां कैश रहता है उसको भी पेंट कर दिया पूरा काट के, अपने तरफ से पूरी प्रिकॉशन ली, लेकिन बस एक चूक ने सारा काम, एक चूक ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। क्योंकि देखिए, जब आप क्रिमिनल माइंडेड होंगे कहीं न कहीं गलती करेंगे ही, और डेफिनेटली होता है, गलतियां होती ही है। और जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो बिल्कुल हरी में रहता है, जल्दबाजी में रहता है, कहीं न कहीं अपनी गलती छोड़ ही जाता है सीन ऑफ क्राइम पे। और आप जानते ही हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और पुलिस और फॉरेंसिक ये दोनों मिलके केस को डिटेक्ट कर ही लेते हैं। आप सही कहते हैं। कोई ऐसा, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो आप आज के यंग जनरेशन पुलिस अफसरों को या जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहते हो फिंगरप्रिंट के विषय में? क्योंकि देखिए, अब जो फॉरेंसिक का क्राइम डिटेक्शन में बहुत इस्तेमाल होने लगा, बहुत सारे फील्ड हैं जो फॉरेंसिक में आते हैं, और यंग जनरेशन जितने भी हैं पुलिस अफसर हैं, आप फॉरेंसिक टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हमने अननोन डेड बॉडी की अभी बात करी, तो आईओ जो है अदर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, उसको मॉर्चरी में भेज दिया, जो भी है सारा चीज कर दिया, लेकिन जो प्राइमरी है फिंगरप्रिंट्स, आप सबसे पहले उसका फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट है कि जो आप बॉडी को कितनी देर रख सकते हैं। 72 आवर्स का उसका है कि 72 आवर्स के बाद उसका आप डिस्पोज अप करना है, जो भी करना है उसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहला काम जो मैं आईओ को बोलूंगा कि आप उसके फिंगरप्रिंट्स लें। जैसे सीन ऑफ क्राइम पे है, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व रखें, एक्सेस नहीं होने दें। जैसे ही कोई आपको मिलता है इंसिडेंट की घटना की सूचना, आप उसको एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दें, टीम का इंतजार करें, और उसमें किसी घर वालों को या किसी और बाहरी आदमी को आप उसके अंदर न जाने दें जब तक कि सीन ऑफ क्राइम का प्रॉपर एग्जामिनेशन एक्सपर्ट के द्वारा न हो जाए। क्योंकि जितना सेफ रहेगा फिंगरप्रिंट सीन ऑफ क्राइम, उतना फिंगरप्रिंट अच्छा लिफ्ट होगा और केस सॉल्व होने के ज्यादा चांस होंगे इमीडिएट। क्योंकि फिंगरप्रिंट साइंस ऐसा है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते फिंगरप्रिंट डिटेक्शन में। हमारे पास आता है, इंफॉर्मेशन आता है कि ऐसे हुआ, डाटा मंगाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। हमने 2 घंटे के अंदर केस डिटेक्ट करके आईओ को बता दिया कि क्रिमिनल है, आप इसको अरेस्ट करो। तो इतना अच्छा एविडेंस है, ये टूल है ये फॉरेंसिक का, और यंग जनरेशन को इस पे बहुत सारा चीज स्टडी भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ इसका रोल है और कितना यूजफुल टूल्स है उनके लिए। क्योंकि केस अगर फॉरेंसिक बेसिस पे सॉल्व हो जाता है तो एक तो साइंटिफिकली प्रूफ हो जाता है और आईओ को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद झा साहब आपका। थैंक यू सर।